दोस्तों ये स्टोरी का 78 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। मेरे बेटे ने क्या खाया, मेरा बेटा टॉय के साथ खेलता है, देव अपनी ही भाषा में हर्षवर्धन को जवाब दे रहा था और हर्षवर्धन उसका जवाब सुनकर खुश भी था। और तभी वहां बैठे सारे लोग हर्षवर्धन और देव को ही देखने लगे। सबको दादा पोते पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वह उनकी कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही खेलने के बाद दृष्टि ने देव को गोद में ले लिया और हर्षवर्धन फिर से लैपटॉप में लग गया। लैपटॉप में काम करते करते अचानक ही हर्षवर्धन को कुछ याद आया और उसने शिवाय को बिना देखे कहा, जब तुम्हें पता था कि हीर की सैंडल टूट गई है तो तुमने सैंडल चेंज क्यों नहीं की? शिवाय जो कि अपनी फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, उसने कहा, क्योंकि मैं यही चाहता नैना कपूर को शक न हो। नैना कपूर जो कर रही है उसे करने दो। जो नैना कपूर ने चाची के साथ किया वह कल मैं नैना कपूर के साथ करूंगा। चाची को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन उसे कौन पकड़ेगा? हर्षवर्धन ने कहा, और अगर हीर गिर जाती, मैं उसे नहीं पकड़ पाता तो? शिवाय बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता चाचू कि आपके सामने चाची गिर जाए और आप उसे ना पकड़े। खैर छोड़ो, गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। आज तो बहुत लेट हो गया, लेकिन कल मुझे अपनी छुई मुई को लेने भी जाना है। बड़ी मुश्किल से मानी है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी और रूही बुलेट से उतर गई। दोनों अभी अभी घर पहुंचे थे। दोनों के ही मुंह पर गाना चढ़ा हुआ था। मस्त मलंग दोनों ही एक दूसरे से सुर मिलाकर गाना गा रहे थे। दोनों ही घर के अंदर आए। करीब 1 घंटे बाद दोनों ही बेडरूम में बैठे थे। राजवीर बैठा हुआ था और रूही राजवीर की थाई पर सिर रखकर लेटी हुई थी। दोनों ही मूवी देख रहे थे, लेकिन रूही का ध्यान मूवी में नहीं था। वह अब भी समझ नहीं पा रही थी कि राजवीर ने उससे दूरी क्यों बना रखी है। वह डायरेक्ट राजवीर से बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन राजवीर से दूर होना रूही को अच्छा भी नहीं लग रहा था। रूही ने फिर अपना सिर राजवीर की थाई से हटाकर तकिए पर रख लिया और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। हालांकि रूही की आंखों में हल्का सा पानी था, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। राजवीर भी कहीं न कहीं रूही के दिल की बात समझता था। राजवीर ने भी टीवी बंद कर दिया और रूही के पास लेट गया। उसने रूही को खुद से सटा लिया और फिर मन ही मन बोला, कुछ दिन और रूही, फिर तुम्हें बहुत बड़ा मैं सरप्राइज दूंगा। सुबह राजवीर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, लैपटॉप में काम कर रहा था। रूही किचन में राजवीर और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। वहीं राजवीर का पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। रूही जैसे ही नाश्ता लेकर आई, राजवीर का ध्यान रूही पर गया। उसने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। रूही बोली, ओ प्रियतम, ऐसा क्या था लैपटॉप में जो मुझे देखकर बंद कर दिया? राजवीर बोला, कुछ नहीं था, चलो आ जाओ नाश्ता करते हैं। दोनों ही नाश्ता करने लगे। रूही नहीं जानती थी कि राजवीर रूही के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा है। थोड़ी देर बाद राजवीर और रूही दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए। रूही ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। रूही तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर ने उसे बहुत फोर्स किया, क्योंकि वह रूही जैसी पढ़ी लिखी लड़की को घर में बिठाकर उसका करियर नहीं खराब करना चाहता था। इसलिए दोनों ही जॉब करने लगे थे और वैसे भी राजवीर का ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए था, जिससे वे मिलकर कमा रहे थे। दोनों ही बुलेट से ऑफिस जाते थे। हर्षवर्धन की दी हुई गाड़ी तो राजवीर के ज्यादातर पार्किंग में ही खड़ी रहती थी। थोड़ी देर बाद राजवीर ने बुलेट रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और दोनों ही इंडस्ट्रीज के अंदर चले गए। दोनों अंदर जा ही रहे थे और स्टाफ मेंबर एक एक करके उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। दोनों ने गुड मॉर्निंग विश लिया और आगे चले गए, और तभी पीछे से किसी ने कहा, यार यह राजवीर सही है, इसने तो ऑनर की बेटी को ही पटा लिया और अब देखो धीरे धीरे रघुवंशी इंडस्ट्रीज पर कब्जा भी कर लेगा। सुना है चाचू ने इसे मैनेजर अपॉइंट भी कर दिया है। या सुनते ही रूही राजवीर ने अपनी आंखें भींच ली। रूही की आंखों में गुस्सा उतर गया। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे रिलैक्स कर रहने का इशारा किया। रूही ने तीनों को देखकर कहा, हाँ मैं भागी। पता है क्यों भागी? क्योंकि भगवान ने मेरे नसीब में राजवीर को लिखा था, और तुम्हें पता है राजवीर के साथ बहुत खुश हूँ।
अगर मैं भागती नहीं तो राजवीर से शादी नहीं होती, और अगर राजवीर से शादी नहीं होती तो मुझे प्यार का असली मतलब भी नहीं पता चलता। तो मैं तो अपनी शादी से भागकर राजवीर के साथ खुश हूँ। और रही बात कि राजवीर ने मुझे पटाया और इस कंपनी का ऑनर बन गया, तो तुम्हें राजवीर के बारे में पता ही नहीं है। बस बकवास करनी आती है और तुम लोग बकवास कर रहे हो, और फायदा क्या हुआ तुम्हारी बकवास करने का। आज तुम्हारा कंपनी में आखिरी दिन, ऊपर से मैंने पीटा भी, और देखो कितने लोग तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। अब तुम तीनों बहुत जल्दी वायरल हो जाओगे। वह तीनों एक साथ बोले, मैम माफ कर दीजिए, सॉरी। रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर राजवीर होता तो शायद तुम्हें माफ कर देता, लेकिन मैं राजवीर नहीं हूँ, रूही हूँ, जो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। यू आर माइन, और आज के बाद मेरी कंपनी के आसपास भी दिख मत जाना, वरना आंखें फोड़ दूंगी। इतना कहकर रूही ने बाकी सबको देखकर कहा, किसी को कुछ बोलना है तो मेरे मुंह पर बोलो, अभी जवाब देती हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने बारे में तुम लोगों के मुंह से कुछ सुन लिया, या राजवीर के बारे में तुम लोगों के मुंह से कुछ सुन लिया, तो अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं किसी का भी मुंह तोड़ने की हिम्मत रखती हूँ, समझे। रूही को देख रहा था। रूही राजवीर के पास गई और राजवीर ने रूही के बालों को हल्का सा पीछे हटाकर उसके माथे पर हल्की सी धूल लगी थी उसे साफ करते हुए कहा, या मैच्योरिटी नहीं होती रूही। राजवीर के शर्ट का ऊपर का बटन बंद करते हुए बोली, मुझे मैच्योर नहीं बनना, मैं पागल ही ठीक हूँ। लेकिन कोई हमारे बारे में कुछ कहेगा, उनकी हालत ऐसी होगी जैसी इन लोगों की है, समझे। अब चलो, मैं भी किस शरीफ से प्यार कर बैठी। इतना कहकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह राजवीर को खींचते हुए केबिन के अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद वहां शिवाय आया। शिवाय यह सब सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। वह तीनों अब तक उठ चुके थे और अपने कपड़े झाड़ रहे थे। शिवाय ने कहा, सुनो, रूही ने क्या कहा, आज के बाद इस कंपनी के आसपास भी दिख मत जाना, वरना रूही ने तो मार पीट कर छोड़ दिया, मैं जान से मार दूंगा, समझे। सीनियर के बारे में जानते भी हो, बस जो मुंह में आया बोल दिया। रूही ने मारा, सीनियर मारता तो उठते नहीं, उठ जाते। वहीं दूसरी तरफ आज का टेस्ट दूसरा दिन था। हीर अपने कमरे में रेडी हो रही थी। हीर ने आज थोड़ी डिसेंट ड्रेस पहनी थी, जो उसने खुद ही सिलेक्ट की थी। हर्षवर्धन ने हीर को हर चीज की फ्रीडम दे रखी थी। वह जो चाहे वह पहन सकती थी, जैसे चाहे वह कैटवॉक कर सकती थी, लेकिन वह चाहता था कि हीर कंफर्ट होकर सब कुछ करे, और हीर अपने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए अपने सूट से लेकर मेकअप तक का खुद डिसाइड करती थी। कॉन्टेस्ट में बैठे तीनों जज हर्षवर्धन और वंशिका तीनों ही मॉडल की कैटवॉक देख रहे थे। कुछ मॉडल ऐसी थी जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वह अपना काम परफेक्ट भी कर रही थी, लेकिन तीनों जज चाह कर भी उन मॉडल को जिता नहीं सकते थे। वैसे भी उन्हें हीर को जिताना था, नैना कपूर को हराना था। आखिरकार इस बार हीर रैंप पर कैट वॉक करती हुई आई। ही ने इस बार एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक थी। व्हाइट कलर की ड्रेस कुछ कुछ बेबी डॉल की फ्रॉक जैसी थी, जिसमें हीर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वंशिका तो हीर को ही देखती रही। वंशिका ने धीरे से हर्षवर्धन के कान में कहा, हर्षवर्धन, तुम इस लड़की को कहाँ से लाए हो? या तो बहुत खूबसूरत है, और देखो इसे अपनी खूबसूरती का जरा भी घमंड नहीं, कितने डिसेंट तरीके से चलती है और तुमसे भी कितना प्यार से बात करती है। हर्षवर्धन को वंशिका की बात सुनकर हंसी आ गई। हर्षवर्धन ने भी धीरे से कहा, आपको पता है मिस रजावत, यह मुझे गोविंद ने गिफ्ट की है। मैं तो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, डिसाइड कर चुका था कि कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन गोविंद ने हीर को दे दिया, और जब से हीर मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी जिंदगी खुशनुमा हो गई है। मन करता है बस अपनी हीर को ही देखता रहूं। हो ना हो, मेरी हीर बहुत प्यारी है। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी, और तभी तीनों जज ने हीर को पूरे पूरे मार्क्स दे दिए। इस बार हीर ने अपने दम पर मार्क्स कलेक्ट किए थे। हीर बिल्कुल भी नहीं डरी। इनफैक्ट इस बार वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैट वॉक कर रही थी। हीर को हर्षवर्धन के सामने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था, इसलिए उसने हर्षवर्धन की तरफ देखा ही नहीं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैट वॉक करती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद नैना कपूर आई। नैना कपूर भी कैट वॉक कर रही थी। सिवाय वहीं बैठा हुआ नैना कपूर को देख रहा था। नैना कपूर जैसे ही 10-12 कदम चली, उसकी हील टूट गई और वह धड़ाम से स्टेज पर गिर पड़ी। नैना कपूर बहुत तेज गिरी थी। नैना कपूर के गिरने से सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
शिवाय ने मन ही मन कहा, नैना कपूर, मेरी सिंड्रेला चाची के लिए गड्ढा खोदने से पहले सोच लेना चाहिए था कि कहीं उस गड्ढे में तुम खुद ही ना गिर जाओ। तुमने मेरी चाची को गिराया और मैंने तुम्हें गिरा दिया। नैना कपूर को गिरने से काफी चोट आई थी। नैना कपूर उठने लगी, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं छोड़ा। वह फिर से 2 कदम चली और इस बार दूसरी उसकी हील टूट गई और वह फिर से स्टेज पर गिर पड़ी। वहां खड़े सारे लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। नैना कपूर को सच में बहुत चोट लग चुकी थी। उसके हाथ से हल्का सा खून भी बह रहा था। उसकी ड्रेस, जो कि एक साइड से फटी हुई थी, वह थोड़ी और फट गई। नैना कपूर खड़ी हुई और नंगे पैर ही वापस चली गई। नैना कपूर अपने कमरे में आई और कमरे में आते ही उसने तोड़फोड़ मचा दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह, जिसे बहुत अच्छे से कैटवॉक करना आता है, वह स्टेज पर 2 बार कैसे गिर सकती है। नैना कपूर के मैनेजर ने नैना कपूर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नैना कपूर नहीं रुकी। उसने अपना कमरा पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया था। हर जगह शीशा फैला हुआ था। जितने भी शो पीस थे उसे वह तोड़ चुकी थी। उसने अपनी ड्रेस को भी गुस्से में आग लगा दिया था। नैना कपूर तब तक तोड़ फोड़ करती रही जब तक वह पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो गई। तोड़-फोड़ करने के बाद नैना कपूर सोफे पर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी कैटवॉक को याद करने लगी। और तभी उसे याद आया कि शायद उसकी हील में ही गड़बड़ थी। नैना कपूर ने आंखें खोली और अपने मैनेजर को देखकर कहने लगी, मेरी हील तुम लेकर आए थे? मैनेजर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, हील तो आपने अपने डिजाइनर से खुद मंगवाई थी। फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि शिवाय ने उसकी हील में ही गड़बड़ करवाई है। फिर उसने टूटे हुए कांच में देखते हुए कहा, सिवाय तुम्हारी ऐसी छोटी हरकत करने से नैना कपूर पीछे नहीं हटेगी। नैना कपूर यह कंपटीशन जीतेगी। उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। तभी गेट पर शिवा की आवाज आई, गजब का कॉन्फिडेंस है ना, तुम्हें मानना पड़ेगा। पैर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, इनफैक्ट देखो सिर में भी चोट लग गई, लेकिन गुस्सा वहीं का वहीं, अक्कड़ वहीं की वहीं। क्या बात है, तुम्हारे जैसी मॉडल तो हमें चाहिए, जिसे हम अपनी मूवी के लिए सिलेक्ट कर लें। शिवा को देखकर नैना कपूर की आंखों में गुस्सा उतर आया। नैना कपूर दांत पीसते हुए बोली, शिवाय रघुवंशी, या कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ बेईमानी नहीं की तो इस कंपटीशन को तो मेरे अलावा कोई और नहीं जीत सकता। शिवाय ने मजाक करके कहा, हम बिल्कुल फेयर गेम खेलेंगे, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हम इस कॉन्टेस्ट को लेकर काफी सीरियस हैं। हमें सच में ऐसी मॉडल चाहिए जो हमारी मूवीज को हिट कर रही है। बात रही चीटिंग करने की, चीटिंग करना रघुवंशी फैमिली की फितरत नहीं है। चीटिंग करना तो तुम जैसी झूठी मक्कार औरतों का काम है। नैना चिल्लाई, मैंने क्या चीटिंग की? मैंने क्या किया? तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। सिवाय बोला, क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर है, अभी कल की ही बात तुम भूल गई। सिवाय ने फिर नैना के मैनेजर को देख कर कहा, अरे अपनी मैडम को बादाम खिलाया करो, नहीं तो तुम्हारी मैडम ने हिना बाजवा की हील तोड़ी थी और आज भूल भी गई। बड़े लोग हैं, छोटे मोटे कांड करके भूल जाते हैं। नैना फिर से गुस्से में बोली, सिवाय अपनी हद में रहो। सिवाय ने अपनी उंगली दिखाकर नैना की आंखों में आंखें डालकर बहुत शांति से कहा, मैं अपनी हद में ही हूँ। नैना कपूर, अगर जीतना है तो फेयर गेम खेलो, क्योंकि अगर मैं चीटिंग पर आ गया तो पहले राउंड में ही बाहर कर दूंगा। तुम दूसरे राउंड में खड़ी हो, इसका साफ मतलब है कि हम लोग फेयर गेम खेल रहे हैं, समझी? नैना गुस्से में सिवाय को देख रही थी और सिवाय भी सुलगती हुई आंखों से नैना को ही देख रहा था। सिवाय ने पॉइंट करके कहा, नैना कपूर, अगर गेम में रहना है तो तरीके से रहो। एक और बार तुमने अपनी हद पार की तो उसका अंजाम झेलने के लिए तैयार रहना। तुमने एक बार किसी की सैंडल तोड़ी और मैंने 2 बार तुम्हारी सैंडल तोड़ दी। तो याद रखना, अगर तुमने एक और गलती की तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इस कॉन्टेस्ट से उठाकर बाहर फेंक दूं, और अगर तुम्हें मैंने इस कॉन्टेस्ट से बाहर फेंक दिया तो तुम भी जानती हो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो ढंग से इस गेम को जीतने की कोशिश करो, ना कि चालाकियां करके। नैना भी एटीट्यूड के साथ कहा, मैं कोई चालाकियां नहीं करती, चालाकियां करना तो बिल्लियों का काम है, और नैना कपूर तो शेरनी है। नैना कपूर के मुंह से शेरनी सुनकर सिवाय को हंसी आ गई। सिवाय ने हंसते हुए कहा, तुम खुद को ही शेरनी बोलती हो, बाकी हम भाई तो तुम्हें बिल्ली ही कहते हैं।
खैर छोड़ो, तुम्हें वार्न करने आया था और मैंने वार्न कर दिया। औकात में रहना, औकात से बाहर आई तो तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। सिवाय रघुवंशी नाम है मेरा। बिल्ली हो या शेरनी, दोनों में से किसी को भी मारने में सोचता नहीं हूँ। इतना कहकर सिवाय वहां से चला गया। वहीं नैना कपूर ने फिर से गुस्से में उस कमरे में तोड़फोड़ मचा दी। नैना कपूर काफी घायल हो गई थी, लेकिन अकड़ वही के वही थी। बाहर सिवाय तोड़फोड़ की आवाज सुन रहा था। सिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, बड़े बूढ़े सही कहते हैं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दूसरी तरफ पैंथर किसी काम से अपने केबिन से निकलकर हर्षवर्धन के केबिन की ओर जा रहा था, और तभी उसने कॉरिडोर में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। पैंथर को समझते देर नहीं लगी कि यह आवाज डैनी की है। पैंथर उस डायरेक्शन में चला गया जहां से हंसने की आवाज आ रही थी। पैंथर ने जाकर देखा तो डैनी एक कैफे में बैठा हुआ था और उसके साथ कोई लड़की भी थी। पैंथर का दिल जोरों से धड़कने लगा। पैंथर को लग रहा था कि वह लड़की पूर्वी होगी और इसीलिए पैंथर धीरे कदमों से उसकी टेबल की तरफ आने लगा। पैंथर टेबल के एक कदम नजदीक आ गया। उसने उस लड़की को देखा जो डैनी के साथ बैठी थी, तो उसकी जान में जान आई। वह लड़की ऑफिस की कोई स्टाफ थी जो डैनी के साथ बैठी हुई गप्पे मार रही थी। वहीं डैनी ने पैंथर को देखा तो उसे और ज्यादा हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। डैनी इतनी जोर से हंस रहा था कि पूरा कैफे डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन डैनी को कोई परवाह नहीं थी। वह तो पैंथर को जलाने के लिए और ज्यादा हंस रहा था। आखिरकार पैंथर ने गुस्से में डैनी से कहा, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे राक्षसों की तरह क्यों हंस रहे हो? डैनी ने हंसते हुए कहा, तुझे घबराहट हो रही है ना? तुझे डर लग रहा है ना कि कहीं मेरे साथ पूर्वी तो नहीं बैठी? पैंथर ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, मैं क्यों डरूंगा? मुझे कुछ और काम नहीं है क्या? मैं तो बस देख रहा था कि तुम किसके साथ बैठे हो। यह सुनते ही डैनी और ज्यादा हंसने लगा। डैनी हंसते हंसते लगभग चेयर से गिर ही रहा था, लेकिन उसका हंसना बंद नहीं हुआ। डैनी ने फिर से जैसे तैसे खुद को संभाला और उठकर पैंथर के कंधे पर हाथ मार कर कहा, कितना झूठ बोलता है ना तू। तुझे लगता है कि मैं तेरे झूठ पर यकीन कर लूंगा? मैं जानता हूँ तू चेक करने आया था कि कहीं मैं पूर्वी के साथ तो नहीं। वैसे चल, तेरी शक को मैं यकीन में बदल देता हूँ। मैं आज रात पूर्वी के साथ डेट पर जा रहा हूँ। तूने तो पूर्वी को खो दिया, लेकिन मैं पूर्वी को नहीं खोऊंगा। पहले उसे प्रपोज करूंगा, उसके बाद उससे शादी के लिए पूछूंगा और फिर झट मंगनी पट ब्याह। और मैंने चाचू से भी बात कर ली। चाचू ने भी यही कहा है कि अगर पैंथर पूर्वी से शादी नहीं करना चाहता तो तुम कर सकते हो। पैंथर तो खा जाने वाली नजरों से डैनी को देख रहा था। अचानक ही पैंथर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डैनी ने कहा, अरे मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं क्यों शर्माऊं? शर्माने का काम तो पूर्वी का है। जब से मैं उसे प्रपोज करूंगा तो वह शर्माएगी ना। मैं क्यों शर्माऊंगा? कहकर डैनी और जोर जोर से हंसने लगा। डैनी की हंसी आज पैंथर को अंदर ही अंदर जला रही थी, लेकिन पैंथर कुछ नहीं कर सकता था। पैंथर गुस्से में वहां से जाने लगा तो डैनी ने चिल्लाकर पैंथर से कहा, याद रखना, आज रात राजभोज रेस्टोरेंट में पूर्वी को प्रपोज करूंगा और फिर उससे शादी करके अपने घर ले आऊंगा। यार तू मेरी शादी में डांस तो करेगा ना? कौन सा गाना है वह जिस पर तू डांस करे? साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए? इतना कहकर डैनी डांस करने लगा। डैनी को इस वक्त बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कैफे में बैठे हुए कितने ही लोग उसे देख रहे थे। वह तो खुलकर पैंथर को जलाने का काम कर रहा था और पैंथर लगभग जलकर राख भी हो गया था। पैंथर ने घूर कर डैनी को देखा और बोला, भाड़ में जा, जो करना है कर ले, मुझे क्या सुना रहा है? डैनी ने भी चिल्लाकर कहा, तुझे सुनाने में जो मजा है वह तो पूर्वी को प्रपोज करने में भी नहीं है। पैंथर का मन तो कर रहा था कि अभी जाकर डैनी के मुंह पर एक पंच मार दे, लेकिन फिर कुछ सोच कर वह रुक गया और तेज कदमों से वहां से चला गया। पैंथर इतना गुस्से में था कि अब वह हर्षवर्धन के केबिन में नहीं गया और सीधा अपने केबिन में आ गया। पैंथर ने अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल को जोर से टेबल पर मारा और केबिन में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। पैंथर खुद में ही बड़बड़ा रहा था। कहती थी तुम्हारे बिना किसी और से प्यार नहीं करूंगी, कहती थी तुम्हारा इंतजार करूंगी, 1 साल भी नहीं हुआ और डैनी को भाव भी देने लगी। और वह डैनी का बच्चा सब कुछ जानते हुए
कि मेरे और पूर्वी के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। पैंथर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था कि डैनी और पूर्वी के बीच में कुछ चल रहा है। हालांकि वह कहीं ना कहीं जानता था कि शायद यह सब नाटक हो सकता है, फिर भी उसके दिल को कौन समझता था। उसका दिमाग तो यह बात जानता था, लेकिन दिल तो किसी की नहीं सुनता था, ना दिमाग की ना किसी और की। दूसरी तरफ सांझ ने भी आज डिसाइड कर लिया कि वह सौर्य को सब कुछ सच सच बता देगी। सांझ ने खुद को मिरर में देखा और बालों को ठीक किया और फिर हल्की सी होंठों पर पिंक कलर की लिप बाम लगाई। सांझ ने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया। सांझ ने इस वक्त पिस्ता ग्रीन कलर का लेगी कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वह सुंदर लग रही थी। सांझ ने एक गहरी सांस ली और मिरर को देखकर खुद से कहा, सॉरी, मैं ही तुम्हारी चाशनी हूँ। सांझ फिर से खुद से बोली, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी, कुछ और सोचती हूँ। इतना कहकर सांझ ने फिर से मिरर में देखकर कहा, सॉरी, तुम जानते हो तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वह कौन है? वह मैं हूँ, तुम्हारी चाशनी। मैंने ही तुम्हें वह लेटर भेजा था, मैंने ही तुम्हें गिफ्ट भेजे थे, मैंने ही तुम्हें वह पिन भेजा था जिसे तुम अपनी जेब में लेकर घूमते हो। सांझ पिछले आधे घंटे से मिरर में देखकर प्रैक्टिस कर रही थी, फिर कुछ सोचकर वह सौर्य के केबिन की तरफ बढ़ गई। सांझ के जब केबिन में आई तो सौर्य मॉडल के कॉस्ट्यूम देख रहा था। हालांकि वह एक फेक कांस्टेंट था, फिर भी सबको रियल लगे, इसीलिए सब अपना अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। सौर्य कॉस्ट्यूम को देख रहा था और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि शिवाय ने उसे कहाँ फंसा दिया, लेकिन फिर भी शिवाय की बात तो कोई टाल ही नहीं सकता था और इसीलिए सौर्य उनका कॉस्ट्यूम को देखकर डिसाइड कर रहा था। सांझ ने सौर्य को देखकर कहा, सौर्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सौर्य ने सांझ से कहा, अरे सांझ, मुझे भी तो तुमसे एक बात करनी थी, आओ बैठो। सांझ एक चेयर पर बैठ गई। सौर्य ने कॉस्ट्यूम देखकर वहां खड़े दो आदमियों से कहा, हाँ ठीक है, यह सारी ड्रेस ले जाओ, यह सारी ठीक है। इतना कहकर सौर्य जाकर सांझ के पास बैठ गया। वह दो आदमी जो वहां खड़े थे वह उस ड्रेस को लेकर चले गए। सांझ ने मुस्कुराकर सौर्य को देखकर कहा, हाँ तो बताओ, तुम क्या कहने वाले थे? सौर्य बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, जब मेरी चाशनी मेरे पास आएगी तो मैं उसे पहचान लूंगा। यह सुनते ही सांझ के गाल लाल होने लगे। उसे लगा शायद शिवाय ने उसे सच बता दिया। सांझ तो शर्म के मारे अब सौर्य की तरफ भी नहीं देख रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसका इंतजार खत्म हो गया, लेकिन तभी सौर्य ने कहा, चलो तुम्हें उस लड़की से मिलवाता हूँ। इतना कहकर सौर्य ने सांझ की कलाई पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। अब जाकर सांझ को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। सांझ कुछ समझ पाती उससे पहले ही सौर्य सांझ को एक केबिन में ले आया, जहां एक लड़की वन पीस पहने खड़ी हुई थी। वह लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। सौर्य ने सांझ का उस लड़की से इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, सांझ, इनसे मिलो, यह है स्वीटी और यही मेरी चाशनी है। यह सुनते ही सांझ की तो आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सांझ ने अपने आप को होश में लाने के लिए अपने मुंह पर दो चार थप्पड़ मारे और यह नजारा देखकर सौर्य को हंसी आ गई। सौर्य ने सांझ का हाथ पकड़कर कहा, पागल तो नहीं हो गए? कैसे रिएक्ट कर रही हो? वैसे मुझे लग ही रहा था कि तुम पागल हो जाओगी। सांझ सौर्य के दोनों हाथ पकड़कर उसे एक तरफ लाई और फिर उसे देखकर दांत पीसते हुए बोली, पागल मैं नहीं, तुम हो गए। तुम्हें कैसे पता कि यह तुम्हारी चाशनी है? झूठ भी तो बोल सकती है। सौर्य ने अपने दिल पर हाथ रखा और स्वीटी को देखकर कहा, नहीं सांझ, सच में यही मेरी चाशनी है और उसका नाम भी देखो, स्वीटी। चाशनी, चाशनी, स्वीटी। सांझ का तो मन कर रहा था कि अभी चेयर उठाकर सौर्य के सिर में मार दे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सौर्य जैसा लड़का भी इतना बेवकूफ निकल सकता है। सांझ ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और चपाक की आवाज आई। सांझ फिर से सौर्य को देखकर गुस्से में बोली, तुम ना एक नंबर के गधे, बेवकूफ, इडियट, बंदर, हाथी, जिराफ, ना जाने क्या क्या हो। कोई भी लड़की आकर कहेगी कि वह तुम्हारी चाशनी है और तुम मान लोगे? मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि यही तुम्हारी चाशनी है। सौर्य ने सांझ की दोनों बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, होश में आओ सांझ, होश में। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत सदमा लगा है, लेकिन यह सच है, यह मेरी चाशनी है, स्वीटी। इतना कहकर सांझ ने स्वीटी की तरफ देखा और स्वीटी थोड़ा सा शर्मा गई
और सौर्य उससे ज्यादा शर्मा गया। और यह सब देखकर सांझ ने अपने बाल पकड़ लिए। सौर्य ने सांझ का हाथ पकड़कर कहा, पागल तो नहीं हो गई? अपने बाल क्यों नोच रही हो? सांझ बोली, क्योंकि तुम्हारे नोच नहीं सकती, लेकिन याद रखना सौर्य राजपूत, जिस दिन तुम और तुम्हारे बाल मेरे हाथ में आ गए ना, उस दिन छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें टकला बना दूंगी, तुम्हारी वह हालत कर दूंगी कि तुम्हें अपनी हेयर थेरेपी करानी पड़ेगी। सौर्य बोला, देखो सांझ, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम ही नहीं मानी, और अब जब मैंने तुम्हें अपनी स्वीटी उर्फ चाशनी से मिलवा दिया तो तुम पागलों वाली हरकतें कर रही हो। देखो, इस बात को मान लो कि यह मेरी स्वीटी है और मैं इसका नमक, और अब जाओ मेरी स्वीटी के साथ रोमांस करना है। सांझ ने अगले ही पल सौर्य की कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, मिस्टर सौर्य राजपूत, जब तक मुझे यकीन नहीं आता कि यही तुम्हारी चाशनी है, तब तक तुम इसके साथ रोमांस नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सांझ ने सौर्य के हाथ अपने कॉलर से हटाकर कहा, अजीब जबरदस्ती है, एक तो इतने सालों बाद मेरी चाशनी मुझे मिली है और तुम हो कि चाहती हो कि मैं उसके साथ रोमांस भी ना करूं। अब चलो, कबाब में हड्डी मत बनो, निकलो निकलो मेरे कमरे से। इतना कहकर सौर्य ने जानबूझकर सांझ को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। सांझ हैरानी से सौर्य को देख रही थी और सौर्य ने उसके सामने गेट बंद कर दिया। सांझ गुस्से में अपने पैर पटकने लगी और फिर खुद से ही गुस्से में बोली, यहाँ तो आना भी वेस्ट हो गया, और फिर एकदम चिल्लाई, सिवाय। सांझ पूरी रघुवंशी इंडस्ट्रीज में सिवाय को ढूंढने लगी, लेकिन सिवाय उसे कहीं नहीं मिला। आखिरकार ढूंढते ढूंढते वह हर्षवर्धन के केबिन में आ गई। हर्षवर्धन ने सांझ को देखकर कहा, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही? सांझ गुस्से में बोली, चाचू सिवाय कहाँ है? हर्षवर्धन के हाथ जो कि लैपटॉप पर चल रहे थे वह रुक गए। उसने सांझ को देखकर कहा, क्या बात है? सिवाय की तो बहुत डिमांड बढ़ रही, वह रजावत हाउस गया हुआ है, आज अपनी छुई मुई को परमानेंट रघुवंशी मेंशन ले आएगा, उसके पास टाइम नहीं था इसलिए अभी चला गया। सांझ गुस्से में खुद से बोली, सिवाय ने मेरे प्यार का ब्रेक लगाकर खुद प्यार की नैया में डुबकी लगाने जा रहा है, बड़ा कमाल का बंदा है। सिवाय तुझे छोड़ूंगी नहीं, उसी दिन कह देती तो इतना पछताना ना पड़ता। उस चुड़ैल ने सौर्य से क्या कह दिया कि सौर्य ने बिना सोचे समझे स्वीटी को चाशनी समझ लिया। अरे स्वीटी को मैंने गिलास में घोल कर नमक डाल कर ना पिया तो मेरा नाम भी सांझ नहीं। सांझ गुस्से में अब अपने आप से ही बोले जा रही थी और हर्षवर्धन उसे ध्यान से देखकर उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही हर्षवर्धन ने कहा, सांझ तुम ठीक हो? सांझ अपने सेंस में आई और बोली, हाँ चाचू मैं ठीक हूँ, मुझे तो ठीक ही रहना है, मैं खराब हो जाऊंगी तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, सबको तो अपने प्यार की पड़ी हुई है। सांझ गुस्से में बड़बड़ाती हुई हर्षवर्धन के केबिन से चली गई और हर्षवर्धन आंखें फाड़े सांझ को ही देख रहा था। हर्षवर्धन ने फिर खुद से कहा कि सिवाय ने सबको पागल किया हुआ है, मुझे लगता है मुझे अपने ऑफिस के बराबर में एक पागल खाना भी खोलना पड़ेगा। दूसरी तरफ सिवाय ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सिवाय सीधा रजावत हाउस चला गया। वरदान और वंशिका भी अभी अभी रजावत हाउस पहुंचे थे। आखिर वे दोनों तो कॉन्टेस्ट के जज थे। सिवाय अंदर गया तो उसने देखा वरदान चेंज कर चुका था। वरदान ने सिवाय को देखकर कहा, आओ, मैंने तो कहा था हमारे साथ ही चलो, लेकिन तुम ही कहने लगे कि नैना कपूर को जवाब देकर आना है। खैर चलो बैठो। सिवाय आकर बैठ गया। थोड़ी देर तक सिवाय ऐसे ही बैठा रहा। वरदान भी अपना फोन चला रहा था और सिवाय भी। और तभी सिवाय ने चिल्लाकर कहा, मम्मी भेज दो छुईमुई को, घर भी जाना है। सिवाय इतने हक से बोल रहा था जैसे वह रोज ही अपनी ससुराल जाकर बैठता हो। और यह सुनकर वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सिवाय ने फिर से इरिटेट होकर कहा, मम्मी जी सुन रही हो क्या कह रहा हूँ? सच में टाइम नहीं है मेरे पास, अभी जाकर ऑफिस का काम भी करना है। तभी वंशिका कमरे से बाहर आकर बोली, हाँ हाँ सुन रही हूँ दामाद जी, आपकी नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी? मेरा बेटा होता तो भी मुझे इतने हक से नहीं बुलाता जितने हक से आप बुलाते हो। अचानक ही सिवाय ने वंशिका की साड़ी का पल्लू पकड़कर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, प्लीज मम्मी जी, जो भी छोटी मोटी रस्म है जल्दी से पूरी कर लो, फिर मैं छुईमुई को लेकर रघुवंशी मेंशन चला जाऊंगा, मुझे सच में बहुत सारा काम है। वंशिका ने सौर्य के सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ हाँ चलो,
पहले थोड़ी सी पूजा कर लो और उसके बाद डिनर करके आर्या को ले जाना। शिवाय के फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वह वंशिका के बताए हुए रीत रिवाज को फॉलो करने लगा। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। आर्या बहुत खुश थी कि वह फाइनली हमेशा के लिए शिवाय के साथ रहने रघुवंशी मेंशन चली जाएगी। डिनर करने के बाद शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, चलो चलते हैं, और आर्या ने अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, ऐसे थोड़ी ना जाते हैं। शिवाय आर्या को देखने लगा। शिवाय ने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तो कैसे जाओगी? आर्या बोली, साड़ी पहनकर जाऊंगी ना मम्मी। इतना कहकर आर्या ने वंशिका की तरफ देखा और वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने झुककर आर्या के कान में कहा, अरे घर जाकर तो वैसे भी मुझे तुम्हारी साड़ी निकालनी है, तो साड़ी पहनकर क्या करोगी? तुम लोअर और टी शर्ट में भी अच्छी लग रही हो, चलो ऐसे ही चलते हैं। आर्या को शिवाय की बातों पर शर्म भी आ रही थी और वह आंखें फाड़े शिवाय को देख भी रही थी। शिवाय ने फिर से बच्चा सा मुंह बनाकर कहा, आर्या प्लीज चलो, मुझे सच में बहुत काम है। आर्या ने ना में गर्दन हिला दी और मुंह फुलाकर बैठ गई। वरदान ने शिवाय को देखकर कहा, शिवाय क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो? अगर वह साड़ी पहनकर जाना चाहती है तो पहनने दो ना, जहां इतना इंतजार किया, आधा घंटा और सही। यह सुनते ही शिवाय बोला, आपको किस एंगल से लगता है कि आधे घंटे में तैयार हो जाएगी? अरे आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, 2-2.5 घंटे से पहले तैयार होकर बाहर नहीं आएगी। आर्या भी मुंह फुलाकर बोली, तो फिर मैं नहीं जा रही, मुझे भी दृष्टि दीदी की तरह अच्छे से तैयार होकर अपने ससुराल जाना है। शिवाय ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ और तैयार होकर आओ। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह जल्दी से भागती हुई अपने कमरे में गई। आधे घंटे तक शिवाय इंतजार करता रहा और फाइनली शिवाय का इंतजार खत्म हुआ। शिवाय की नजर आर्या पर गई। आर्या अपनी साड़ी संभालती हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आर्या ने सुर्ख लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी और फुल मेकअप किया हुआ था। आज तो आर्या पहचान में ही नहीं आ रही थी। शिवाय की नजर तो आर्या पर ही टिक गई। आर्या को ऐसे देखकर वंशिका और वरदान इमोशनल हो गए। वहीं शिवाय के दिल की धड़कन बढ़ गई। हल्का सा पानी शिवाय की आंखों में भी आ गया। शिवाय ने आर्या को पाने के लिए कितना कुछ नहीं किया था, कितना सब्र से काम लिया था, और आज आर्या उसकी आंखों के सामने ही थी। आर्या सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो वंशिका की आंखें छलक गई। वंशिका ने आर्या को गले लगा लिया और आर्या अपनी माँ के गले लगकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई। फिर आर्या माँ से अलग होकर बोली, माँ आप तो रोने लगी, देखो मैं तो कितनी अच्छी लग रही हूँ ना? पापा, वरदान ने आर्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है। आर्या बोली, तो फिर पापा माँ को समझाइए ना, माँ तो रोने लगी। शिवाय ने वंशिका को समझाते हुए कहा, देखिए मम्मी जी, ऐसे रोकर तो मेरी बीवी को मेरे साथ भेजिए मत। अगर इतनी ही बेटी की विदाई करते हुए दुख हो रहा है तो आप भी रघुवंशी मेंशन चलिए। यह सुनते ही वरदान ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय ने आंख मार कर कहा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं पापा जी, आप भी रघुवंशी मेंशन चलिए, मेरा मेंशन बहुत बड़ा है। वंशिका ने शिवाय के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, बस बस, ज्यादा डायलॉग मत मार ले, जा अपनी छुई मुई को, और खबरदार मेरी बेटी को परेशान किया तो। शिवाय ने कहा, नहीं मम्मी जी, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, आपकी बेटी को पलकों पर बैठाकर रखूंगा। देखते ही देखते आर्या और शिवाय रजावत हाउस से चले गए। शिवाय ड्राइविंग तो कर रहा था लेकिन उसकी नजर आर्या पर ही टिकी हुई थी। वहीं आर्या को तो इतराने से फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि आर्या सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने माथे पर भर कर सिंदूर लगाया हुआ था जो उसकी खूबसूरती को दुगना कर रहा था। आर्या बार बार खुद को मिरर में देख रही थी और यह सब देखकर शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, इतना तो इसे देखकर मैं पागल नहीं हो रहा जितना यह खुद को देखकर पागल हो रही है। थोड़ी देर बाद शिवाय ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोक दी। आर्या तो बहुत खुश थी, पर वह थोड़ा सा दुखी भी थी कि अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई है। शिवाय गाड़ी से उतरा। उसने आर्या को भी गाड़ी से उतरने के लिए कहा। दोनों गाड़ी से उतरकर मेंशन के गार्डन से होते हुए मेंशन के मेन गेट पर आए, जहां पहले से ही दृष्टि आरती की थाली लेकर खड़ी हुई थी।
दृष्टि ने शिवाय और आर्या दोनों की आरती उतारी, दोनों की बलाएं ली, दोनों की नजर उतारी। पूरी रघुवंशी फैमिली दोनों को ही देख रही थी। सांझ भी खड़े होकर गुस्से में शिवाय को घूर रही थी, लेकिन फिलहाल उसने उस मोमेंट को खराब करना ठीक नहीं समझा। वह मन ही मन डिसाइड कर चुकी थी कि वह शिवाय के चक्कर में फिर बाद में पड़ेगी। अभी उसे अपनी आर्या के साथ मेंशन में अच्छे से आ जाना चाहिए। आरती उतारने के बाद दृष्टि ने थाली टेबल पर रख दी और आर्या को देखकर बोली, अभी कलश पर पैर लगाकर और इस थाली के अंदर पैर रखकर अंदर आ जाओ। आर्या यह प्रोसेसिंग करती उससे पहले ही शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिवाय ने आर्या को क्यों रोक लिया। दृष्टि ने शिवाय को हैरानी से देखकर कहा, यह क्या कर रहे हो शिवाय? आज क्या अपनी छुई मुई को अंदर नहीं आने दोगे? शिवाय ने दृष्टि को देखकर कहा, आने दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कहना है। दृष्टि हैरानी से शिवाय को देखने लगी और शिवाय झटके से घुटनों के बल बैठ गया। शिवाय ने दृष्टि के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे माफी मांगनी है भाभी। यह सुनते ही दृष्टि के दिल में अजीब से धक हो गई। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही शिवाय ऐसे व्यक्त क्यों कर रहा है। दृष्टि ने कहा, लेकिन माफी किस बात की? मुझसे क्यों माफी मांगना चाहते हो? देखो शिवाय भैया, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं कमजोर दिल की हूँ। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भाभी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में माफी मांग रहा हूँ। आपको याद है सॉरी आपको और आर्या को इसी घर से लेकर चला गया था। उस वक्त मेरी वजह से आपकी कितनी बेइज्जती हुई थी। सच कहता हूँ भाभी, उस वक्त नहीं पता था कि आर्या मेरी जान बन जाएगी और आप मेरे भाई की जान बन जाओगी। उस वक्त तो ना जाने गुस्से में क्या कुछ कहता चला गया, ना जाने आपको कितना उल्टा सीधा बोल दिया। हालांकि दिव्यांश ने मुझे उस वक्त मारा था, लेकिन फिर भी मुझे आप पर सौर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बिना या सोचे समझे कि आपकी और सौर की तो कोई गलती ही नहीं थी और मैं आप दोनों को ब्लेम करने लगा। शिवाय अब भी हाथ जोड़े दृष्टि के सामने ही बैठा था। शिवाय जैसे जैसे बोल रहा था, दृष्टि को वह पल याद आ गया जब वह सच में बेइज्जत होकर रघुवंशी मेंशन से गई थी। दृष्टि की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। दृष्टि ने शिवाय से कहा, जो हो गया वह हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। अब आप खड़े हो जाइए, आप ऐसे बैठे हैं तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। भैया खड़े हो जाइए। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। दृष्टि ने कहा, कैसी बातें करते हो भैया, मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आपको अपनी गलती तो दिखाई देती है, लेकिन आपकी वजह से आज मेरी फैमिली कंप्लीट हुई है। आर्या ठीक हो गई, आपकी वजह से मेरे और मिस्टर रघुवंशी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। आपकी वजह से सौर्य उस नीच रणविजय सिंह राणा के कैद से आजाद हो गया। आपकी वजह से मेरी बुआ जी और फूफा जी दोनों साथ में हैं। यह सब आपकी वजह से हुआ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आप खड़े हो जाइए। शिवाय भैया, हमेशा याद रखना, अगर वह पल नहीं आता तो आज यह पल भी नहीं आता। शिवाय दृष्टि को देख रहा था, दृष्टि शिवाय को। शिवाय के चेहरे पर इस वक्त दर्द के भाव थे, वहीं दृष्टि की तो आंखें लगभग छलक ही गई थी। शिवाय काफी दिनों से दृष्टि से माफी मांगने की सोच रहा था, लेकिन उसके अंदर दृष्टि से माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज जब दृष्टि ने उन दोनों का वेलकम किया तो अचानक ही शिवाय ने उससे माफी मांग ली। जब तक शिवाय दृष्टि से माफी नहीं मांगता, तब तक उसके दिल में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी बेचैनी घर करके बैठी हुई थी और वह जानता था कि जब तक वह दृष्टि से माफी नहीं मांगेगा तब तक वह बेचैनी खत्म नहीं होगी। लेकिन आज माफी मांगने के बाद शिवाय के दिल पर जो बोझ था वह उतर गया। दृष्टि ने कहा, चलो अब क्या दरवाजे पर खड़े रहोगे, चलो अंदर चलो। आर्या ने चावल के कलश में पैर मारा और फिर अपने दोनों पैर रोली की थाली में डुबोए और फिर अपने पैरों की छाप छोड़ती हुई मेंशन के अंदर आ गई और शिवाय भी मेंशन के अंदर आ गया। थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। दृष्टि अपने कमरे में गई, तब तक दिव्यांश ने देव को सुला दिया था। दृष्टि जाकर दिव्यांश के गले लगकर रोने लगी। दिव्यांश को इतना तो समझ आ रहा था कि दृष्टि इसलिए रो रही है क्योंकि शिवाय ने उसे वह सब कुछ याद दिला दिया जिसे वह याद नहीं करना चाहती थी। दिव्यांश ने दृष्टि को संभालते हुए कहा, दृष्टि अब क्यों रो रही हो? अब तो शिवाय ने अपने किए पर माफी भी मांग ली।
दृष्टि बोली, इसीलिए तो क्या जरूरत थी उन्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने की। दिव्यांश ने दृष्टि को समझाते हुए कहा कि तुम्हें पता है सिवाय में बहुत क्वालिटी हैं और एक क्वालिटी यह है कि वह किसी का दिल दुखाकर चैन से नहीं रह सकता। वह जानता था कि उसने कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल दुखाया है और इसीलिए वह अपने किए की माफी मांग रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया। यह तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम सिवाय को अपने सामने घुटनों पर नहीं देख सकती। अब शांत हो जाओ। दूसरी तरफ सिवाय लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और आर्या उसके सामने बैठी हुई उसे घूर कर देख रही थी। सिवाय जानता था कि आर्या को उसके साथ वक्त बिताना है, लेकिन सिवाय का काम सच में बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वह लैपटॉप में बिजी था। आर्या बहुत देर तक सिवाय को ऐसे ही देखती रही। फिर उसने लैपटॉप छीना और उसे बंद करके टेबल पर रख दिया और सिवाय की गोद में जाकर बैठ गई। सिवाय ने कहा, आर्या प्लीज दूर हो जाओ वरना मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। जाओ जल्दी चेंज करके सो जाओ, मुझे काम करना है। आर्या ने सिवाय को अपनी तरफ खींचा और सिवाय का माथा आर्या के माथे से लग गया। आर्या ने अपनी नाक सिवाय की नाक से हल्का सा रब करके कहा, शर्म नहीं आती? आज दुल्हन पहली बार घर आई है और आप हैं कि काम में डूब गए। सिवाय ने अपना एक हाथ आर्या की कमर पर लपेट दिया और खुद से सटाते हुए कहा, छुई मुई मैं काम तो बंद करना चाहता हूँ, लेकिन सच में काम बहुत ज्यादा है। चलो जाकर सो जाओ वरना फिर मत कहना यहाँ दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है। सिवाय की बात सुनकर आर्या ने अपना सिर सिवाय के सीने पर रखा और अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मुझे यहीं सोना है, मुझे सुला दो, उसके बाद काम कर लेना। सिवाय ने फिर आर्या के माथे को सहलाना शुरू कर दिया। आर्या भी सिवाय की बाहों की गर्माहट में खो गई। धीरे धीरे आर्या नींद की आगोश में चली गई। सिवाय ने आर्या को उठाया और बेड पर लिटा दिया। आर्या ने अब भी अपनी साड़ी पहनी हुई थी। सिवाय झुककर आर्या के माथे को चूम लिया और फिर से उसके बालों को हल्का सा सहलाकर कहा, सच में मेरी छुई मुई रेड कलर में बहुत सुंदर लगती है। बस अब तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। इतना कहकर सिवाय ने आर्या के गाल पर किस किया, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके अपना काम करने लगा। सिवाय अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे वह कुछ बड़ा करने वाला है। दूसरी तरफ पैंथर, उसे तो बेचैनी हो रही थी। उसे डैनी की बात याद आ रही थी कि डैनी आज रात पूर्वी को प्रपोज करेगा। पैंथर को पता था कि डैनी ऐसा कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसका दिल बहुत घबरा रहा था। इसलिए वह रघुवंशी मेंशन से निकलकर गार्डन से होता हुआ पार्किंग एरिया में आ गया और फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। पैंथर ने अगले पल गाड़ी उस रेस्टोरेंट के बाहर रोकी जिस रेस्टोरेंट का पता डैनी ने उसे बताया था। पैंथर गाड़ी से उतरा और सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहना हुआ था, लेकिन उसके माथे पर बहुत ज्यादा टेंशन थी। पैंथर ने आसपास नजर घुमाई तो ना तो उसे डैनी मिला और ना ही पूर्वी। पैंथर खुद में ही बोला, मुझे लग ही रहा था कि डैनी ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं भी ना डैनी की बातों में आ गया। इतना कहकर पैंथर जाने लगा और तभी वह एक वेटर से टकरा गया। वेटर ने कहा, अरे सर, आपका नाम पैंथर है ना? पैंथर ने हाँ में गर्दन हिला दी। वेटर बोला, सर वह आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह रेस्टोरेंट की बैक साइड में है। एक्चुअली रेस्टोरेंट की बैक साइड में भी बहुत ज्यादा स्पेस है, वहां हम कपल के लिए अरेंजमेंट करवाते हैं, आप जाकर उनसे मिल लीजिए जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। पैंथर तो आंखें फाड़े उस वेटर को देख रहा था और सोच रहा था इसे कैसे पता। फिर उसने खुद से ही खुद को जवाब देते हुए कहा, हो ना हो यह सब डैनी ने करवाया होगा। डैनी जानता था कि मैं यहाँ आऊंगा। अगर डैनी पूर्वी को प्रपोज करता हुआ दिखा तो साले को जान से मार दूंगा। पैंथर तेज कदमों से रेस्टोरेंट की बैक साइड में गया जहाँ एक ऊपर रेस्टोरेंट था। वह एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर डेकोरेट था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्पेशल कपल के लिए वहां डेकोरेशन की गई हो। पैंथर डेकोरेशन को देखकर अंदर ही अंदर घबरा रहा था। पैंथर ने आसपास नजर घुमाई तो उसे वहां एक लड़की दिखाई दी जिसने व्हाइट कलर की बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। वह एक फ्लावर प्रिंट गाउन था। पैंथर को उस लड़की की बैग दिखाई दे रही थी। पैंथर को समझते देर नहीं लगी कि यही पूर्वी है। पूर्वी को ऐसे देखकर पैंथर का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। पैंथर ने मन ही मन खुद से कहा, पूर्वी तुम तो सच में बहुत बुरी निकली। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ,
लेकिन तुम तो मुझे रास्ते में छोड़कर ही डैनी के साथ आगे बढ़ गई, और एक मैं हूँ पागल जो खुद को कोसता रहा, खुद को गाली देता रहा, खुद को ही इस रिश्ते में सबसे बड़ा गुनहगार मानता रहा। तभी उस लड़की के पास एक लड़का आया जिसने 3 पीस सूट पहना हुआ था। पैंथर उस लड़के की भी बैक देख रहा था, लेकिन पैंथर समझ गया कि वह लड़का डैनी ही है, क्योंकि डैनी ने सुबह कहा था कि वह पूर्वी को आज प्रपोज कर देगा। पैंथर जहां से देख रहा था वहां से वह कपल थोड़ा दूरी पर था। पैंथर देखता रहा और डैनी अपने एक घुटने पर बैठकर पूर्वी को प्रपोज करने लगा। डैनी के हाथ में एक छोटी सी रिंग थी। उस लड़की ने भी उस लड़के से वह रिंग पहन ली। अब तो पैंथर से देखा नहीं गया और वह बिना कुछ सोचे समझे जल्दी जल्दी आगे गया और उसने बिना सोचे समझे उस लड़के के मुंह पर एक पंच मार दिया। वह लड़का तो पहले ही घुटनों के बल बैठा हुआ था। पंच लगने से वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।